हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आर्म्स एक्ट 1959 के चैप्टर सेकंड को कवर करेंगे। चैप्टर सेकंड की रेंज है सेक्शन 3 से 12 तक। चैप्टर सेकंड कवर करता है सेक्शन 3 से लेके 12 तक। चैप्टर सेकंड की हेडिंग क्या है? ये बात करता है एक्विजिशन के रिगार्डिंग, पोजीशन, मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन। ये अब सेक्शन 3 बोलता है लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एमुनेशन। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। एक्वायर कर रहे हैं आप, पोजीशन में रख रहे हो अपने फायर आर्म्स या एमुनेशन के लिए। नो पर्सन शैल एक्वायर, हैव इन हिज पोजीशन और कैरी एनी फायर आर्म्स और एमुनेशन अनलेस, जब तक कि उसके पास क्या नहीं हो, लाइसेंस नहीं हो, जो कि ड्यूली ऑथराइज्ड का हो, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द अथॉरिटी हो, ठीक है, जो इस प्रोविज़न के अंदर दी गई एंड द रूल मेड देयर ऑफ, अगर कोई रूल्स में दिए गए हैं तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट अ पर्सन में विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग अ लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी क्या कर सकता है, अपने पोजीशन में रख सकता है। कब रख सकता है? इसकी 3 कंडीशन है। देखिए, कैरिंग एनी फायर आर्म्स और एमुनेशन इन हिज प्रेजेंस और अंडर द रिटन अथॉरिटी, किसके कैसे रख सकता है? जब उसके पास रिटन अथॉरिटी हो, किसके द्वारा? जो होल्डर ऑफ लाइसेंस है, ठीक है, उसके पास, उससे उसने क्या किया, रिटन अथॉरिटी ली है फॉर द रिपेयर और फॉर रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस और फॉर द यूज़ ऑफ सच होल्डर और यूज़ ऑफ सच होल्डर। अब देखिए 3 चीज़ क्या हो गई। आप जो होल्डर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन के पास क्या है, लाइसेंस है, बी के पास लाइसेंस नहीं है। तो ए ने क्या किया है, बी को अपनी जो फायर आर्म्स है वो दी है। तो बी क्या करेगा, उससे ए से क्या करेगा, रिटर्न में परमिशन लेगा, ठीक है। रिटर्न में परमिशन ले ली, किस चीज़ के लिए ले ली? या तो वो उसको क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, रिपेयर के रिगार्डिंग ले ली, या रिन्यूअल के रिगार्डिंग, और थर्ड है उसके यूज़ के रिगार्डिंग। ये 3 चीज़ के लिए आपको क्या करनी होगी, रिटर्न परमिशन लेनी होगी जिसके पास लाइसेंस होल्डर है जो, उससे। तब आप क्या बिना लाइसेंस के भी आप क्या कर सकते हो, उसको अपने पास अपने पोजीशन में रख सकते हो। अब इसका सबसेक्शन सेकंड कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, नो पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफरिंग इन सबसेक्शन 3। अभी हम सबसेक्शन 3 भी देखेंगे। तो ये कह रहा है सबसेक्शन 3 में जो पर्सन है उसको छोड़ के, नो पर्सन शैल एक्वायर, हैव इन पोजीशन, कैरी एट एनी टाइम मोर देन 2 फायर आर्म्स। कह रहा है जो सबसेक्शन 3 है उसको छोड़ के कोई भी पर्सन अपने पास नहीं रख कैरी नहीं कर सकता, पोजीशन में नहीं रख सकता एनी टाइम मोर देन, कितने लिमिट दे दिए। तो ये सबसेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये हमें लिमिट बता रहा है कि हमारे पास कितनी तक फायर आर्म्स हो सकती है। तो हमारे पास एटलीस्ट 2 फायर आर्म्स, सिर्फ हमारे पास कितनी हो सकती है, 2 फायर आर्म्स हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये हमें कब मिला? ये हमें 2019 के अमेंडमेंट से पता चला कि अब क्या उसकी लिमिट कर दी गई है 2। पहले इसकी लिमिट 3 थी, अब 2019 के अमेंडमेंट से हमें पता चला कि अब जो मिनिमम जो लिमिट है फायर आर्म्स रखने की वो है सिर्फ 2। अब ये जो प्रोवाइडेड है, ये प्रोवाइडेड भी 2019 में ऐड किया गया, ठीक है। ये वाला तो हट चुका है, अब ये जो है ये 2019 में ऐड किया गया। देखिए, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु हैज़ इन पोजीशन मोर फायर आर्म्स देन 2, जो 2 के लिए हम बोल रहे कि लिमिट होनी चाहिए 2, उससे ज़्यादा उसके अगर उस पोजीशन में हो, एट द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 19, जो 2019 का जो अमेंडमेंट का एक्ट है उसके कमेंसमेंट्स में आपके पास 2 से ज़्यादा फायर आर्म्स है तो मे रिटर्न, आपको क्या करने का, उसको रिटर्न कर देना होगा ऑफ एनी टू सच फायर आर्म्स एंड शेल डिपॉजिट। आपको क्या करना है, 2 तो आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। जो 2 से ज़्यादा आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 है तो 2 तो आपने अपने पास रख ली, जो ये बाकी की जो रिमेनिंग 2 बची है उसको क्या करना होगा, आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। कितना? ये 1 साल के अंदर अंदर, ये जो एक्ट है कमेंसमेंट के 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। 2019 का अमेंडमेंट एक्ट है तो आपको 2020 के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, इसे डिपॉजिट करवाना होगा। द रिमेनिंग फायर आर्म विद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपको क्या करना होगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके आपको जो रिमेनिंग फायर आर्म्स है उसे डिपॉजिट कराना होगा। और सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के अंदर जो कंडीशन इम्पोज की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए, ये सबसेक्शन 1 को किसका रिगार्डिंग है, ये सबसेक्शन 1 बात कर रहा है सेक्शन 21 का सबसेक्शन 1 की जो कंडीशन थी उसको ध्यान में रखते हुए। उसमें क्या लिखा हुआ था कि विद द लाइसेंस डीलर
where such person is a member of armed force of the union and in the unit armory referred to in this that subsection का मतलब क्या हो गया, सेक्शन 21 का सेक्शन सबसेक्शन 1। इस सबसेक्शन के अंदर आफ्टर विच इट शैल बी डी लाइसेंस विद इन 19 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ 1 year। जो हमने यह बोला है कि कमेंसमेंट के 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या होगा, जो रिमेनिंग आपके पास फायर आर्म्स है आपको वो डिपॉजिट करानी है। बट ये जो बात की गई है सबसेक्शन सेक्शन 21 का सबसेक्शन 1 में, इसमें आपको क्या किया गया कि आपको डी लाइसेंस कर दिया जाएगा, मतलब आपको क्या है ना, वापस रीइशू कर दिया जाएगा, ठीक है, री लाइसेंस्ड कर दिया जाएगा विद इन 90 days। जो 1 साल है उसके एक्सपायर होने के बाद आपके पास टाइम पीरियड कितना है, 90 दिन का और है, ठीक है। ये 1 साल एक्सपायर होने के बाद 90 दिन का है, कब, जब ये वाली कंडीशन आ जाती है सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 की, तब। अब प्रोवाइडेड फर्दर कहता है दैट वाइल ग्रांटिंग आर्म्स लाइसेंस on inheritance or heirloom basis, the limit of the license of 2 firearms shall not be exceed। आप किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है, आपकी जो ये लिमिट है 2 से ज़्यादा रखने की वो नहीं है, सिर्फ आप 2 तक ही रख सकते हो, 2 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। अब इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, तो सबसेक्शन 3 हमें इसका एक्सेप्शन बताता है। क्या कह रहा है ये, नॉट विथ नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2। जो सबसेक्शन 2 के अंदर जो कंडीशन बताई गई है, शैल अप्लाई टू एनी डीलर ऑफ फायर आर्म्स और टू एनी मेंबर ऑफ राइफल क्लब और राइफल एसोसिएशन लाइसेंस्ड और रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजिंग अ .22 बोरर राइफल और एयर राइफल फॉर द टारगेट प्रैक्टिस। हम देखते हैं कि प्रैक्टिस की जा रही है, कहीं पर टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे, अब वहाँ पर आप क्या लिमिट 2 रख दोगे, तो ये पॉसिबल होगा कि इतने लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि वो एक क्लब है, तो क्लब के अंदर या एसोसिएशन है, तो वहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं ना। तो उन 10 से ज़्यादा लोगों के सामने सिर्फ 2 गन हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए इस सबसेक्शन 3 के अंदर आपको बोल दिया गया कि ये सब जो सबसेक्शन 2 के अंदर हम कह रहे हैं जो दो होनी चाहिए फायर आर्म्स, जो लिमिट बताइए वो किन पे अप्लाई नहीं हो रही है, वो अप्लाई किन पे नहीं हो रही, जो डीलर है फायर आर्म्स के, जो मतलब जो सेल कर रहे हैं डीलर है, और जो मेंबर है राइफल क्लब के या राइफल एसोसिएशन के जो लाइसेंस और रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो क्या यूज़ कर रहे हैं वो यूजिंग अ .22 बोरर राइफल, ठीक है, और एयर राइफल, किसके लिए, टारगेट प्रैक्टिस के लिए, तो उनके लिए ये जो लिमिट है 2 वो नहीं लगेगी। अब इसका सबसेक्शन 4 कहता है द प्रोविज़न ऑफ सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 6 तक के जो भी प्रोविजंस है ऑफ सेक्शन 21 के शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी डिपॉजिट ऑफ फायर आर्म्स अंडर द प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 2 एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू डिपॉजिट ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन अंडर सबसेक्शन 1। अभी हम क्या कह रहे थे कि हम फायर आर्म्स को डिपॉजिट करेंगे, फायर आर्म्स का, पर हमने वर्ड एम्युनिशन कहीं नहीं पढ़ा था। अब सबसेक्शन 4 हमें किसके बारे में बता रहे हैं, एम्युनेशन को डिपॉजिट के रिगार्डिंग बता रहे हैं। पहले हमने सबसेक्शन 2 में क्या पढ़ रहे थे कि फायर आर्म्स को डिपॉजिट करने के रिगार्डिंग, अब यहाँ सबसेक्शन 4 के अंदर एम्युनेशन के लिए रिगार्डिंग बताया कि अगर आप उसको डिपॉजिट कर रहे हो तो वो सेम ही उस तरह से माना जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 4 बात करता है लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स फॉर स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टन केसेस। इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ओपिनियन है कि कोई सर्कमस्टांसिस है प्रिवलिंग इन एनी एरिया, इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू पब्लिक इंटरेस्ट को लोकहित को ध्यान में रखते हुए कि एक्विजिशन, पोजेशन और कैरिंग ऑफ आर्म अदर देन द फायर आर्म शुड ऑल्सो भी रेगुलर। फायर आर्म के अलावा कोई आप पोजेशन कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, कैरी कर रहे हो आर्म्स, ठीक है, ठीक है, फायर आर्म्स के अलावा शुड बी रेगुलेट, उसको क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा बाय, इट मे बी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, डायरेक्ट किया जाएगा दैट दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द एरिया स्पेसिफाइड। क्योंकि कोई हो सकता है कोई एरिया बहुत वहाँ पर ना डिस्टर्बिंग एरिया है, तो वहाँ पर क्या क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न बता सकती है, शैल अप्लाई टू द area specified in notification and thereupon no person shall acquire, have in his possession or carry in that area arms of such class or description as may be specified in that notification, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कर रही है स्टेट गवर्नमेंट आपको क्या
प्रोहिबिट भी कर सकती है, क्योंकि आप ऐसे एरिया में जहाँ लेके चले जाओगे तो जो एरिया ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी वायलेंस हो रही है, वहाँ आप लेके जाएंगे तो वायलेंस बढ़ जाएगी। दैट नोटिफिकेशन अनलेस क्या है, अनलेस ही होल्ड इन दैट वी हैव अ लाइसेंस इंस्टीट्यूट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होता है तब तक, ठीक है। तो लाइसेंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज़रूरी है कि एक आपको एक्वायर करना है कोई आर्म्स की रिगार्डिंग बात की गई है अदर देन फायर आर्म्स को छोड़ के, ठीक है। सेक्शन 4 के अंदर अब हम सेक्शन 5 की बात करते हैं। सेक्शन 5 बात करता है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर सेल ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन। आप क्या कर रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो किसके रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चर सेल और ईटीसी। अब ईटीसी के अंदर काफ़ी चीज़ें और भी आती है। नो पर्सन शैल, कोई पर्सन नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, यूज़ नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, ऑब्टेन प्रोक्योर खरीद नहीं सकता, सेल ट्रांसफ़र कन्वर्ट रिपेयर टेस्ट और प्रूव और expose or offer for sale, transfer or have in his possession for sale, transfer, conveyance, repair, test or proof। कोई पर्सन नहीं कर सकता any arm, firearms or any other arms of such class description as may be specified or in any ammunition। या arms firearms को भी बोला, other arms को भी बोला, ammunition के लिए भी बोला, unless he hold in that behalf a license issued by in accordance with the provision of this act and rules। कि आप जब मैन्युफैक्चर की बात करो, सेल की बात करो, ट्रांसफ़र की बात करो, या किसी जो फायर आर्म्स हो गए उसको रिपेयर के रिगार्डिंग भी बात कर रहे हो अपने पोजीशन के लिए, जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा ऑथराइज्ड अथॉरिटी से, जो प्रोविज़न यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, उनका ना मैन्युफैक्चर कर सकते हो ना सेल कर सकते हो। अब सब सेक्शन 2 बात करता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1। अब ये एक तरह से क्या इसकी एक्सेप्शन बता रहा है कि जो हमने सब सेक्शन 1 के अंदर बोला कि जब तक लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप मैन्युफैक्चर सेल ये सब नहीं कर सकते। और सब सेक्शन 2 कह रहा है अ पर्सन में विदाउट होल्डिंग अ लाइसेंस इन दिस बिहाफ। यहाँ तो हो गया इसका एक्सेप्शन कि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो भी क्या कर सकता है, सेल ट्रांसफ़र एनी आर्म्स एंड एमुनेशन विच ही इज़ लॉफुली पजेस फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज़ टू अदर पर्सन हु इज़ इंटाइटल्ड टू बाय विच्यू ऑफ दिस एक्ट। क्या है, उसने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए किया था, टू अनदर पर्सन, ठीक है, लॉफुल, अब उसके पास पोजीशन लॉफुली है फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज़, टू अनदर पर्सन हु इज़ इंटाइटल्ड बाय द विच्यू ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू हैव और इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट सच अदर लॉ फॉर द फ्रॉम हैविंग इन हिज पोजीशन सच आर्म्स एंड एमुनेशन। अगर किसी और लॉ के थ्रू ये आर्म्स, जो हम अभी आर्म्स एक्ट 1959 पढ़ रहे, इसके अलावा कोई अदर लॉ था, ठीक है, वहाँ से आपको प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है, उसकी वजह से, उस अदर लॉ की वजह से आपके पोजीशन में कोई आर्म्स या एमुनेशंस है, तो ये जो एक्ट है उसका सब सेक्शन 2, जो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 हमें ये बता रहा है कि ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए करा है, टू अनदर पर्सन इज इंटाइटल्ड बाय द विच ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, वो क्या है, अब वो इंटाइटल है कि वो अपने लॉफुली पोजीशन लिया है किसी अदर लॉ से, ठीक है। अब प्रोवाइडेड इसका कहता है दैट नो फायर आर्म्स और एमुनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन, जो आपको लाइसेंस मिला सेक्शन 3 से, एंड नो आर्म्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 4 शैल बी सोल्ड और ट्रांसफर बाय द एनी पर्सन अनलेस। आप उसको बेच नहीं सकते, जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर आर्म्स और एमुनेशन के लिए बात की है, जब तक अनलेस बोल रहा है, अनलेस ही हैज़ इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपने इन्फॉर्म नहीं, जब तक आप इन्फॉर्म नहीं कर देते किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे किसकी बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात की है, जिनके पास जुडिक्शन है और द ऑफिसर है इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ हिज इंटेंशन टू सेल, ठीक है, और ट्रांसफर सच फायर आर्म्स और एमुनेशन और अदर आर्म्स एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom he is entitled to sell, transfer such firearms, ammunition और अदर आर्म्स। जब तक आप रिटर्न में किसी और को आप दे रहे हो, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के रिगार्डिंग बोल रही हूँ, जब आप सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के रिगार्डिंग किसी और पर्सन को सोल्ड या ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, सोल्ड कर रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आपको क्या रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जिसके पास जुरिडिक्शन हो, और ऑफिसर, या तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लीजिए रिटर्न में, या आपको क्या करना, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है,
ठीक है। आपको अपना इंटेंशन उनको बताना है कि मैं इसको सेल कर रहा हूँ या मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ फायर आर्म्स या एमुनेशन या कोई अदर आर्म्स का, तो आपको उस पर्सन का नेम, एड्रेस आपको उनको बताना होगा, ठीक है। अब इसका बी पॉइंट कहता है अ पीरियड नॉट लेस देन 45 डेज हैव एक्सपायर आफ्टर गिविंग सच इन्फॉर्मेशन। आपको 45 दिन का क्या करना होगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ गिविंग सच इन्फॉर्मेशन, आप जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे जब तक आपको 45 दिन का आपको पीरियड का वेट करना पड़ेगा। अब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 बात करता है लाइसेंस फॉर द शॉटिंग of guns and conversation for limitation of firearms into firearms. No person shall shorten to barrel of firearms or convert an ammunition firearms into a firearms or convert any category of firearms mentioned in Arms Rules 2016. तो यहाँ आर्म्स रूल्स 2016 है, into any other category of firearms unless he hold in his behalf a license issued in accordance with the provision of this act and rules made thereof. जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, इस प्रोविज़न के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविज़न, ठीक है, और रूल्स, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो जो आपका, देखिए मैंने आपको जैसे बैरल के बारे में बताया था कि बैरल की जो साइज़ क्या होती है, हमने ये पढ़ा था हमने। अब ये जो सेक्शन 6 है ये जो बोल रहा है कि आप बैरल की जो ये साइज़ है आप इसको छोटी नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप इसको छोटे नहीं कर सकते, या कोई अदर जो मतलब फायर आर्म्स है उसमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो क्या है 2016 में जो रूल्स है फायर आर्म्स की जो रूल्स है उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी में और फायर आर्म्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि आपके पास इसके बिहाफ में कोई लाइसेंस नहीं हो, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपनी गन को मॉडिफाई कर दूँ और इसका बैरल को चेंज कर दूँ, तो ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास क्या नहीं हो, लाइसेंस नहीं हो। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहता है इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन imitation a firearm means anything which has the appearance of being a firearm whether it is capable of discharging any shot, आप ना कोई शूट कर सकता है, बुलेट हो सकती है या अदर मिसाइल और नॉट, चाहे उससे क्या हो शॉट मतलब फायर हो जाए या बुलेट से या मिसाइल हो, उसे क्या कहेंगे हम, इमिटेशन फायर आर्म्स। अब हम सेक्शन 7 पे जाते हैं। सेक्शन 7 बात करता है प्रोहिबिशन के रिगार्डिंग, प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन, पोजेशन और मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन। हमने प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन की रिगार्डिंग हमने सेक्शन में पढ़ा है। हमने सेक्शन 2H के अंदर प्रोहिबिटेड आर्म सेक्शन 2I के अंदर हमने प्रोहिबिटेड आर्म्स को पढ़ा है और सेक्शन 2H के अंदर हम प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन के बारे में हमने पढ़ा है। अब ये कहता है नो पर्सन शैल एक्वायर, हैव इन हिज पोजेशन और कैरी और यूज़, ना आप एक्वायर कर सकते हो, ना आपके पोजेशन में हो सकता है और ना आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और यूज़, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफ़र, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट, प्रूव और एक्सप्लोर or offer for sale, transfer or have in his possession for sale, transfer, conversion, repair, test any prohibited arms or prohibited ammunition। आप किसी भी prohibited arm और ammunition को नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो unless he has been specially authorized by the central government in this behalf। तो आपको क्या होना चाहिए, जब बात आ जाती है प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन के लिए, तो आपको क्या होना चाहिए, स्पेशली ऑथराइज होना चाहिए, किनके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब भी आप कर सकते हो, वरना आप इसको ना सेल कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब हम सेक्शन 8 पे जाते हैं। सेक्शन 8 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफ़र ऑफ फायर आर्म्स नॉट बीइंग आइडेंटिफिकेशन मार्क, जिसके ऊपर क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है। हर एक गन के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, उस पर कुछ मार्क्स बने गए होते हैं या नंबरिंग की जाती होती है। अगर उन पे वो नंबरिंग या कोई मार्क नहीं हो तो आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो, ना ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसलिए वो सेक्शन 8 हमको क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। नो पर्सन शैल, मतलब आप क्या नहीं कर सकते उसके अंदर, आपको जो फायर आर्म्स है उसके अंदर
ऑब्लिटरेट यानी आप उसको क्या नाम मिटा सकते हो, उसमें कोई नाम लिखा या आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया है, या रिमूव नहीं कर सकते, हटा भी नहीं सकते, अल्टर भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। अगर कोई नाम, नंबर या अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टैम्प्ड किया गया है और अदरवाइज शोन एज अ फायर, जो किस में दिया गया है, फायर आर्म्स में और एमुनिशन के अंदर शो किया गया है, उसमें आप क्या नहीं कर सकते, किसी तरह से कोई अल्ट्रेशन रिमूव नहीं कर सकते अगर कोई उसमें मार्क या आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टैम्प्ड किया गया है। सबसेक्शन 2 कह रहा है नो पर्सन शैल सेल और ट्रांसफर एनी फायर आर्म्स विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द मेकर। आप क्या नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते, जो मेकर है उसका भी क्या होता है, नाम लिखा होता है। जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ आप ना उसको सेल कर सकते हो फायर आर्म को, ना ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैन्युफैक्चर नंबर, ठीक है, नाम हो गया, मैन्युफैक्चर नंबर हो गया, ये अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टैम्प्ड और अदरवाइज शोन देयर ऑन इन अ मैनर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई मैनर बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आपको फायर आर्म के ऊपर ये पॉइंट या ये स्टार बनाना होगा, या किसी भी तरह से कोई उन्होंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चर का जो पर्सन है जिसने उसको मेकर है बनाया उसका नाम हो गया, मैन्युफैक्चर के नंबर हो गया, आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टैम्प्ड हो गया, इन सबको को ध्यान में रखते हुए आप ही उसे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ये क्या हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया। सबसेक्शन 3 बात करता है वेन एवर एनी पर्सन हैज़ इन हिज पोजेशन एनी फायर आर्म विदाउट सच नेम, जिसके पास अपने पोजेशन में है फायर आर्म पर उस पर क्या नहीं है, विदाउट सच नेम, नंबर, अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क और ऑन सच विच नेम, नंबर और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क हैज़ बिन ऑपरेटेड, रिमूव्ड, अल्टर, ठीक है, आपने क्या कर दिया, उसको रिमूव अल्टर कर दिया है, तो क्या शैल प्रिज्यूम, इसमें क्या माना जाएगा, शैल प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव दैट ही हैज़, क्या माना जाए कि इस पर्सन ने ही क्या किया है, उसमें है ना अल्ट्रेशन कर दी, रिमूव कर दिया उसको, नाम, नंबर या आइडेंटिफिकेशन मार्क को, उस पर्सन के ऊपर क्या आ जाएगी, अब लाइबिलिटी आ जाएगी। अब इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट इन रिलेशन टू अ पर्सन हु हैज़ इन हिज पोजेशन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले उस पर्सन के पास क्या था, फायर आर्म था जिस पे नाम, नंबर या अदर आइडेंटिफिकेशन स्टैम्प नहीं था, ठीक है। देन द प्रोविज़न ऑफ सब सेक्शन, ये वाला जो सब सेक्शन हम बात कर रहे हैं अभी सबसेक्शन 3 की रिगार्डिंग, शैल नॉट टेक इफेक्ट अनटिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट। अब ये जो हमारा एक्ट है ये कब आया था, ये आया था 1959 का एक्ट है, ठीक है, और इसकी इन्फोर्समेंट भी डेट हमने पढ़ ली कि 1 अक्टूबर 1962। तो ये कह रहा है जो 1962 के 1 साल के बाद क्या ना, अगर 1 साल के अंदर अंदर तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर 1 साल के बाद पे क्या होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव डेफिनेशन की तरह, मतलब नेगेटिव वर्डिंग लिखी है, तो इसे हम ध्यान से समझिए। देखिए, प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू अ पर्सन हु हैज़ इन हिज पोजेशन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने पर उस पर्सन के पास क्या था, फायर आर्म्स थी, ठीक है, जिस पे कोई नाम नहीं था, नंबर नहीं था, अदर आइडेंटिफिकेशन स्टैम्प कुछ नहीं था, तो द प्रोविज़न ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट टेक इफेक्ट, ये जो सबसेक्शन 3 की हम बात कर रहे हैं ये इफेक्ट में नहीं आएगा अनटिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट। जो ये एक्ट जो अपने कमेंसमेंट के आया, जब इम्प्लीमेंट हुआ, इन्फोर्स में आया, उसके 1 साल के बाद ही उस पर क्या होगा, ये जो सबसेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये 1 साल किसके बारे में बात की गए हैं, इस एक्ट के आने के 1 साल बाद ही इस पर इफेक्ट होगा। तो अभी तो हमारा क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो इसका मतलब अब ये जो उस पर्सन के पास 1959 से पहले कोई गन थी जिस पे नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो चीज़ अब किस पे, इस सबसेक्शन 3 पे भी और उस पर्सन पे भी एप्लीकेबल होगी। अब हम सेक्शन 9 की तरफ जाते हैं। सेक्शन 9 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन बाय और ऑफ सेल और ट्रांसफ़र टू यंग पर्सन एंड सर्टेन अदर पर्सन ऑफ द फायर आर्म्स। आप किसी यंग पर्सन या किसी अदर पर्सन को, सर्टेन अदर पर्सन को फायर आर्म्स दे रहे हो, तो उसके लिए क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया। आप उसको सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके पोजीशन में नहीं हो सकती है, वो एक्वायर भी नहीं कर सकता। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन foregoing provision of this act, no person who has not completed the age of 21 एज दी गई है यहाँ पर, कि जिसने अभी तक 21 साल पूरी नहीं की है, आप उसको नहीं दे सकते, सोल नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फायर आर्म्स को।
हु हैज़ बीन सेंटेंस टू कन्विक्शन, ठीक है, जिसको कन्विक्शन हो गया है ऑफेंस किसके रिगार्डिंग, वायलेंस के लिए, मॉरल टैप्टिट्यूड टू इम्प्रीजमेंट फॉर एनी टर्म at any time during the period of 5 years after the expiration of said sentence। मतलब क्या हो गया, अब उसको कोई वायलेंस के रिगार्डिंग, मॉरल टैप्टिट्यूड के रिगार्डिंग इम्प्रीजमेंट हुई है, ठीक है, तो उस इम्प्रीजमेंट के 5 साल के बाद, आफ्टर 5 साल नहीं हो जाता है तब तक आपको उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्सन कन्विक्टेड कहलाया गया है। तो 5 साल तक का आप उसको नहीं सेल कर सकते हो ना ट्रांसफ़र कर सकते हो। थर्ड पॉइंट बात कर रहा है हु हैज़ ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अंडर चैप्टर 8 ऑफ CRPC, ठीक है, जिसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का कह दिया है। क्या है वो ऑर्डर, हो सकता है बॉन्ड फॉर कीपिंग अ पीस और फॉर गुड बिहेवियर, क्या आप शांति बनाए रखने के लिए क्या कर दिया, आपको बॉन्ड इशू कर दिया, गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड इशू कर दिया, एट एनी टाइम ड्यूरिंग टर्म ऑफ बॉन्ड। अब जब टर्म दिया है तो आपने बॉन्ड इशू कर दिया है आप पे कोर्ट ने, तो वो बॉन्ड का टाइम पीरियड 1 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, जब तक वो बॉन्ड चल रहा है तब तक आप उसको नहीं वो सेल कर सकते हो और नहीं आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ये कहता है शैल एक्वायर हैव इन हिज पोजेशन और कैरी एनी फायर आर्म्स और एम्यूनेशन। बी पॉइंट कब कर सकते हैं, नो पर्सन शैल सेल ट्रांसफर एनी फायर आर्म्स एम्यूनेशन और टू कन्वर्ट रिपेयर टेस्ट प्रूव एनी फायर आर्म्स और एम्यूनेशन एनी अदर पर्सन whom he knew or has reason to believe, जिसे पता है, उन्हें पता है कि इस पर्सन के, और वो बिलीव भी करते हैं, टू बी प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज ए, जिसे क्लॉज ए के अंदर क्या प्रोहिबिट कर दिया, फ्रॉम एक्वायरिंग और हैविंग पोजेशन और कैरिंग एनी फायर आर्म और एम्यूनेशन, जिसे क्लॉज ए के अंदर क्या कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड, और वो उस पर्सन के नोन में है और उसके रीज़न भी है, उसको बिलीव होता है कि हाँ इसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया। और क्या है वो, to be a unsound mind at the time of such sale, transfer or such conversion, repair or test। जब आप रिपेयर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, उस टाइम पे वो पर्सन क्या अनसाउंड है, तब भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो आपको प्रोहिबिट कर रहा है, सेल के रिगार्डिंग भी प्रोहिबिट कर रहा है, ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग भी प्रोहिबिट कर रहा है। अब सबसेक्शन 2 बहुत करता है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन आई ऑफ क्लॉज ए, आई का क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन आई का क्लॉज ए, a person who has attained the prescribed age limit may use under the prescribed conditions such firearms as may be specified in the course of his training in the use of such firearms। ये जो हम बात कर रहे थे टाइम पीरियड एज की रिगार्डिंग में, आई का ए ऑफ सबसेक्शन 1, ये जो हम यहाँ 21 ईयर की बात कर रहे हैं, ये 21 ईयर की रिगार्डिंग में ये इसका सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग, जो सबसेक्शन इसमें लिखा गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इफ़ अ पर्सन हैज़ अटेन द स्पेसिफाइड एज लिमिट, अगर उसने 21 साल की एज लिमिट ले ली है, मे यूज़ अंडर द प्रिस्क्राइब कंडीशन, जो प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर सच फायर आर्म्स यूज़ कर सकता है, एज मे बी प्रिस्क्राइब इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेनिंग, अगर उसने एज ले ली है 21 साल की और उसकी कोर्स ऑफ ट्रेनिंग है उसमें वो फायर आर्म्स को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। प्रोवाइडेड कहता है दैट डिफरेंट एज लिमिट में बी प्रिस्क्राइब इन रिलेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर आर्म्स। अब फायर आर्म्स भी बहुत अलग अलग होती है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बहुत किसी के अंदर बुलेट की पावर जिसके अंदर जो मैगज़ीन होता है उसमें है ना 6 बुलेट ही हम लोड कर सकते हैं, किसी में बहुत सारी हो सकती है, तो फायर आर्म्स भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो जैसे डिफरेंट फायर आर्म्स हैं तो उसके हिसाब से क्या हो सकती है कि एज लिमिट भी डिफरेंट हो सकती है। अभी हमने यहाँ एज लिमिट 21 पढ़ी है सेक्शन 9 के अंदर, बट फायर आर्म्स के अकॉर्डिंग एज लिमिट अलग भी हो सकती है। अब हम सेक्शन 10 को पढ़ेंगे। सेक्शन 10 बात करता है लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फायर आर्म्स। आप क्या कर रहे हो, ला रहे हो या ले जा रहे हो, क्या उसके रिगार्डिंग क्या हमको मिल रहा है, लाइसेंस मिल रहा है फायर आर्म्स के लिए, आर्म्स के रिगार्डिंग। नो पर्सन शैल ब्रिंग इनटू और टेक आउट, ना आप इंपोर्ट कर सकते हो ना एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑफ इंडिया बाय सी, ठीक है, किससे, सी से, लैंड से, एयर, इन एनी आर्म्स एंड एमुनेशन अनलेस ही होल्ड इन हिज बिहाफ अ लाइसेंस issued in accordance with the provision of this act and rules made thereof। जब तक कि आपके पास लाइसेंस नहीं हो तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो आर्म्स और एमुनेशन का। अब प्रोवाइडेड कहता है, इसके एक्सेप्शन कहते हैं, अ पर्सन हु इज़ इंटाइटल बाय विच ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट से वो क्या है इंटाइटल है, और एनी अदर लॉ, एक तो इस एक्ट से हो गया
और किसी और लॉ से अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और is not prohibited by this act or such other law for timing from having in his possession any arms or ammunition may without a license in this behalf being into or take out India such arms and ammunition in reasonable क्वांटिटी फॉर हिज प्राइवेट यूज़। तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया, अगर उस पर्सन के पास में क्या नहीं है, लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो कर सकता है, पर कर सकता है बाय द विच ऑफ दिस एक्ट, अगर किसी अदर लॉ से उसको क्या है, परमिशन है, इन्फोर्स है वो अदर लॉ में, वहाँ से उसने आर्म्स एंड एमुनेशन लिया है किसी अदर लॉ के थ्रू, ठीक है, और उसे प्रोहिबिटेड नहीं किया गया, उसके पोजीशन में भी है, तो क्या कर सकता है वो अपने प्राइवेट यूज़ के लिए क्वांटिटी ऑफ फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज़, तो वो क्या ले सकता है, उसे अपने साथ में ले जा सकता है या ला सकता है बाहर से। बी पॉइंट बात करता है अ पर्सन बीइंग अ बोनाफाइड टूरिस्ट। अब यहाँ किसकी रिगार्डिंग बात हो रही है, बोनाफाइड टूरिस्ट बिलोंगिंग टू एनी सच कंट्री एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई हु इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ फॉर दैट कंट्री from having in its possession any arms and ammunition without a license under this act, but in accordance with such condition as may be prescribed, being with in him or into India arms and ammunition in reasonable quantity for the used by him for the purpose only of sports and for other purpose. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर है ना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिया, परमिशन भी दे दी है, प्रोहिबिट नहीं किया, और अदर जो कहाँ पर जहाँ पर क्या है एम्यूनिशन विदाउट द लाइसेंस, ठीक है, आपको परमिशन दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप किसी और कंट्री में वहाँ पर क्या प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है, आपके पोजीशन में आर्म्स और एम्यूनिशन है, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करा ऑफिशियल गजेट में, तब आप क्या कर सकते हो, उसको इंडिया में ला सकते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए एंड फॉर नो अदर, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पर बहुत क्लेरिफाई बोल दिया किसके रिगार्डिंग बोला है, बोनाफाइड टूरिस्ट के लिए बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के पर्पस पे वो क्या लेके आ सकता है या ले जा सकता है, फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशन। फायर आर्म्स यहाँ वर्ड यूज़ नहीं किया, यहाँ आर्म्स एंड एम्यूनेशन वर्ड यूज़ किया है। फिर अब एक्सप्लेनेशन बात करते हैं, क्योंकि हमें वर्डिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है कि डायरेक्ट की वर्डिंग क्या बोल रही है, कहाँ फायर आर्म्स लिखा है, कहाँ आर्म्स लिखा है, कहाँ एम्यूनेशन लिखा है। तो इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 10 के अंदर आर्म्स एंड एम्यूनेशन लिखा है, फायर आर्म्स नहीं लिखा है, इसलिए हमें इसकी वर्डिंग को भी ध्यान में रखना होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ दिस प्रोविजो द वर्ड टूरिस्ट मीन्स अ पर्सन हु नॉट बीइंग a citizen of India visit India for the period not exceeding 6 months, ठीक है। अब टूरिस्ट कौन होगा, जो इंडिया का सिटीज़न नहीं हो, जो नॉट एक्सीडिंग 6 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं आया हो, विथ नो अदर ऑब्जेक्ट दैम साइट सीइंग, और कोई साइट सीन देखने आया या पार्टिसिपेशन करने आया, रिप्रेजेंटेट कर रहा है कैपेसिटी इन मीटिंग कन्वेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन या अदर बॉडी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टूरिस्ट कहलाया जाएगा। अब इसका सब सेक्शन सेकेंड बात करता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 वेयर द कमिश्नर ऑफ द कस्टम और एनी अदर ऑफिसर empowered by the central government in this behalf has any doubt as to the capability of a clause A or clause B. क्लॉज ए और क्लॉज बी की रिगार्डिंग में कमिश्नर ऑफ कस्टम को डाउट है of that proviso to any person who claim that such a clause is capable to him or has reasonableness of a quantity of arms and ammunition in his possession of any person referred in such a clause or as the use of which such arms and ammunition may be put by such person may detain। क्या कर सकते हैं, जब डाउट हो रहा है कमिश्नर ऑफ कस्टम को, तो वो क्या कर सकते हैं, मे डिटेन द आर्म्स एंड एम्यूनेशन इन द पोजीशन ऑफ सच पर्सन अंटिल ही रिसीव द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन देयर। जब डाउट हो रहा है कि क्या सच में ये पर्सन के पास किसी अदर लॉ में वो एप्लीकेबल है, प्रोहिबिटेड नहीं है, फिर भी वो यूज़ कर सकता है, ऑथराइज्ड है, जो हमने क्लॉज ए में पढ़ा, या वो अपने प्राइवेट यूज़ के लिए लेके जा सकता है उसकी रिगार्डिंग, या कोई बोनाफाइड टूरिस्ट है जो स्पोर्ट्स के लिए आया है वो यूज़ कर सकता है। अगर किसी भी तरह से क्या कमिश्नर ऑफ कस्टम को डाउट हो रहा है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, उस आर्म्स और एम्यूनेशन को रिटेन कर सकते हैं अपने पास में, जब तक कि उनको क्या नहीं मिल जाती, रिसीव नहीं हो जाता उनको ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट से।
और इसका सब सेक्शन 3 बात करता है आर्म्स एंड एमुनेशन टेकन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर बाय सी एयर अक्रॉस एनी इंटरवेइंग टेरिटरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया आर टेकन आउट और ब्रॉट इनटू इंडिया विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। आप क्या कर रहे हो, सी के एरिया मतलब समुद्र से, बाय एयर क्रॉस द टेरिटरी, ठीक है, जो इंडिया का पार्ट नहीं है वहाँ से भी ला रहे हो, ले जा रहे हो, तो भी वो क्या कहेगा, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के मीनिंग सेक्शन 10 के अंदर ही वो फॉल करेगा। अब सेक्शन 11 बात करता है पावर टू प्रोहिबिट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स। प्रोहिबिट कर रहा है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आर्म। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल प्रोहिबिट ब्रिंग इनटू और टेकिंग आउट ऑफ इंडिया आर्म्स एंड एमुनेशन ऑफ सच क्लास और डिस्क्रिप्शन एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ऐसा लगता है कि ये बाहर नहीं जा सकता, ये हम बाहर से एमुनेशन या आर्म्स नहीं ला सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कर सकती है, उसको प्रिस्क्राइब कर सकती है। अब सेक्शन 12 बात करता है पावर टू रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स। हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ लिया था, अब हम किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, इसके ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग में। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, फर्स्ट पॉइंट कहता है ए डायरेक्ट दैट नो पर्सन शेल ट्रांसपोर्ट ओवर इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन ऑफ सच क्लास and description as may be specified in notification unless he hold in this behalf license issued in accordance with the provision of this act and the rules made। जब तक उस पर्सन के पास लाइसेंस नहीं है तब तक वो क्या नहीं कर सकता, ना इंडिया में ला सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है ओवर इंडिया और एनी पार्ट, किसे, या इंडिया के रिगार्डिंग बोल दिया, कोई भी पर्सन नहीं कर सकता आर्म्स एंड एमुनेशन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता ओवर इंडिया, इंडिया के अंदर पूरा, या एनी पार्ट, इंडिया के किसी पार्ट में। बी पॉइंट बात करता है प्रोहिबिट सच ट्रांसपोर्ट ऑल थ्रू, हर तरह से ये ट्रांसपोर्ट को क्या किया जा सकता है, प्रोहिबिट किया जा सकता है। सब सेक्शन 2 बात कर रहा है आर्म्स और एमुनेशन ट्रांसहिप्ड एट द सी पोर्ट और एनी एयरपोर्ट इन इंडिया आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मतलब आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, किसके थ्रू, आप एक तो ट्रांसशिप्ड कर रहे हो एज द सी पोर्ट, ठीक है, समुद्र के रास्ते से या एयरपोर्ट के रास्ते से, तो भी वो किस में फॉल होगा, ट्रांसपोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, वो इसी सेक्शन के अंदर फॉल होगा, भले आप समुद्र के रास्ते से ले जाओ या बाय एयर लेके जाओ, ठीक है। अब हमने क्या किया है, चैप्टर 2 को पूरी तरह से कंप्लीट किया है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।